हेलो बच्चों, आज हमारी कहानी सपनों के से दिन। कौन सी कहानी हमारी? संचयन की सपनों के से दिन। इसको लिखा है श्री गुरदयाल सिंह जी ने। तो हमारी संचयन की कहानी कौन सी है? सपनों के से दिन। शुरू करते हैं। तो इस कहानी में क्या है? इस कहानी में है कि जो लेखक है उसके बचपन के जो दिन हैं वो किस तरह से बीते हैं और बचपन के दिन हमें कैसे लगते हैं, इसी के ऊपर ये कहानी है जो उसने अपने बचपन के बारे में लिखी है कि बचपन में बच्चों को खेलना कूदना अच्छा लगता है, पढ़ना लिखना इतना अच्छा नहीं लगता है। तो उसी के बारे में तो शुरू करते हैं। तो लेखक कह रहा है कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। सभी बच्चे जो उसके साथ खेलते थे, सभी की जो हालत होती थी वो एक जैसी होती थी। वो होते थे नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। ये होती थी बच्चों की हालत। और जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते जो पहले से ही फटे हुए थे वो तार तार हो जाते, वो और भी फट जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव, पिंडियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। मतलब उन पर तरस तो नहीं खाई जाती थी बल्कि और उनकी पिटाई हो जाती थी। और कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, कईयों के तो पिताजी बहुत गुस्से वाले थे। पीटने लगते तो ये ध्यान भी ना रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुँह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। और यह बात वो कह रहे हैं मेरी समझ में तब आई जब मैंने स्कूल अध्यापक अर्थात टीचर बनने की जो ट्रेनिंग थी, जब मैं वो लेने के लिए गया तो वहाँ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बाल मनोविज्ञान का। जब उन्होंने वो विषय पढ़ा तब उनकी समझ में ये बात आई कि आखिर बच्चे पिट कुट करके भी खेलने से दूर क्यों नहीं होते, फिर वो खेलने आखिर क्यों पहुँच जाते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे और जो 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी और सभी बच्चों की जो आदतें थी वो कह रहा है कि मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही ना थे, जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंकाए और फिर स्कूल गए ही नहीं। एक बार बस बस्ते को तालाब में फेंक आए और उसके बाद तो फिर वो स्कूल कभी गए ही नहीं। ना ही माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा और आजकल की तरह के माँ बाप ने उनको ज़बरदस्ती कभी स्कूल भेजा भी नहीं। और यहाँ तक कि परचूनिए परचूनिए जो दाल चावल वगैरह बेचने का वो जो काम करते हैं, जो मसाला दाल चावल वगैरह, वो परचूनिए। आड़ती जाते जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो आढ़त होती है ना, जहाँ कुंटलों में एक ही चीज़ आती है तो परचूनिए और आड़तिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी ना समझते। कोई भी अपने बच्चों को ये ज़रूरी नहीं समझता था कि स्कूल उनको भेजा जाए। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास के मतलब जो है उसे लड़के से पढ़वा कर दुकान पर बहियाँ लिखने लगेगा। मतलब जो बही खाता होता है ना, हिसाब किताब लिखने वाला, वो लिखने लगा लेंगे और पंडित 6-8 महीने में इसको क्या करेगा, मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जीम चा भी सीख नहीं पाया और इसको सीखने के लिए कोई ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तो कोई भी उस पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। फिर क्या हुआ कि तभी क्या हुआ कि हमारे वो कह रहे हैं कि आधे से अधिक साथी कहाँ से थे, राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। कि हमारे जो अधिकतर जो साथी थे वो कहाँ से थे, राजस्थान या जो हरियाणा से आकर के जो मंडी में व्यापार करते थे उन दुकानदारों के थे।
जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते थे। वो कह रहे हैं जो हरियाणा और राजस्थान से जो लोग आए थे, उनके जो बच्चे हमारे साथ खेलते थे, उनकी बोली हम जो थे वो कुछ अच्छी तरह से हम नहीं समझ पाते थे। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती। कुछ शब्द ऐसे होते थे जो उनके सुनकर के हमको हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते कि खेलते समय हम सभी एक दूसरे की बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेते थे। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार एक खेड़व दे दिन चार, कैसे कब बीत गए, कि मतलब एक खेड़व दे दिन चार, मतलब खेलने के दिन केवल कितने हैं, 4 दिन हैं। ये कब बीत गए, बचपन कब बीत गया हमें पता भी नहीं लगा। और हम में से कोई भी ऐसा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो। हम में से ऐसा कोई भी नहीं था। हम सब साथी जो भी जितने भी खेलते थे कि जो हम कमरे में स्कूल के कमरे में बैठ कर के जो पढ़ते हैं तो उसको एक कैद की तरह समझते थे। ऐसा कोई नहीं था जो उसको ना समझता हो। तो कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। मतलब कुछ बच्चे क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और जिसका पिताजी का जो भी काम था उसमें वो अपने पिताजी के साथ काम कराने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। बचपन में घास अधिक हरी मतलब खेल का मैदान बहुत अच्छा लगता है। फूलों की सुगंध भी बहुत मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे। शायद आधी शती मतलब कुछ टाइम पहले हमने ये पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। लेकिन वो हमें आज तक याद है जो हमने कभी आधी शती था जो हमने कभी बचपन में पढ़े थे। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। कि बचपन में क्योंकि भावनाएं कैसी होती हैं और कैसी बच्चों की सोच और समझने की शक्ति होती है, ये उसके अनुकूल था। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छांटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडियाँ कहा करते थे, उनके नीम के पनों जैसे पनों की महक आज तक भी आँख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया मतलब गुलाब हो गया, गेंदा हो गया और मोतिया कहते हैं उस जो चमेली के फूल। मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती। ये कलियां इतनी सुंदर खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार 1-2 तोड़ लिया करते। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर क्या किया करते थे। मतलब उनको तोड़ लिया, कुछ देर सूंघ लिया, फिर उसके बाद क्या करते थे वो हमें अब याद नहीं है। वो कह रहा है शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोते समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल के बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चढ़ जाया करते। ये कुछ याद नहीं कि हम उन कलियों का आखिर करते क्या थे। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते। जब हम दूसरी क्लास में आते थे तो हमें उस दूसरी क्लास में आने पर लगता था अब हम क्या हो गए हैं, कुछ बड़े हो गए हैं, कुछ सयाने हो गए हैं। उसका एहसास जब होता था तो हमारे अंदर एक उत्साह आता था। परंतु दूसरी ओर क्या हो जाता था, नई पुरानी कॉपियों किताबों से जानी कैसी बास आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। मतलब जो पिछले साल जो टीचर्स जो पढ़ा चुके होते थे, उन पुरानी किताबों कापियों से हमको ऐसी महक आती थी कि हमारा उनकी टीचर्स के डर के मारे हम कांपने लगते थे। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती। शुरू साल में केवल 1-1.5 महीना ही पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क था। जैसे हमारा सत्र अप्रैल से शुरू होता है ना, अप्रैल में 1.5 महीने पढ़ाई होती है, फिर छुट्टियां पड़ती हैं, फिर उसके बाद स्कूल खुलते हैं। तो ये वही उसी छुट्टियों की बात कर रहा है कि जब 1-1.5 महीना जो पहले पढ़ाई हुआ करती थी और फिर उसके बाद जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी, तो उन जो छुट्टियों का जो वर्क मिलता है उस वर्क में कैसी क्या बच्चों की स्थिति होती है उसी के बारे में है।
तो वो कह रहा है कि जब स्कूल में क्या होता था उस समय, शुरू साल में 1 डेढ़ महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क था कि पहले और फिर बीच में जो छुट्टियों का जो काम मिलता था उसमें, तो पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती, मतलब जो छुट्टियों का जो टाइम शुरू होता था उन छुट्टियों के पहले 2-3 सप्ताह तो कह रहे खूब खेल कूद हुआ करती थी। फिर हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते, फिर नानी के यहाँ चले जाते, वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। लेकिन वहाँ पर क्या था, एक तालाब था जो हमारी जहाँ हम रहते थे वहाँ जो एक मंडी है उस मंडी के बराबर का तालाब वहाँ था। अब क्या करते थे वो कि दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, दोपहर तक तालाब में नहाते, फिर नानी से जो भी आता मांग कर खा लेते। फिर नानी से जो भी वो कह रहे हमारे जी में आता था, जो भी हमारे मन में आता था उसको हम मांग कर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती कि हमारा बोलने का ढंग और हम जो कम खाते हैं शहर के होने के कारण, उससे वो खुश होती। और अपने पोतों को हमारी तरह, पोतों को मतलब हमारे जो उनके कौन थे मामा लोग हुए ना, मामा के जो बच्चे हुए तो वो कौन हुए, उनकी नानी के पोते हुए। तो पोतों को कहती हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती कि देखो ये किस तरह से शहर वालों की तरह कम खाओ और क्या करो, हमारा बोलने का जो ढंग था वो बोलने का ढंग सीखो। तो वैसे ही वो उनको कहा करती। जिस साल ननिहाल ना जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद और कुछ समय बाद भागते हुए, अब क्या करते थे, कपड़े उतार करके कहाँ कूदते थे, तालाब में कूद जाते और कुछ समय बाद निकलते थे और शरीर गीला होता था तो भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लौटने लगते। तो रेत के ऊपर लौट जाते थे और गीले शरीर को रेत से खूब लथपथ कर, गीले शरीर को क्या करते थे, खूब उसे रेत से लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते और फिर तालाब से रेत के टीले पर और रेत के टीले से तालाब में छलांग लगा देना, बस यही काम था। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों, परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। उन्हें ढांढस बंधाते क्योंकि तैरना आता नहीं था और तालाब में गहराई में कूद जाते थे। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते क्योंकि उसमें रेत थी, वो गंदला पानी था, गंदा था जिसमें मिट्टी वगैरह मिली रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। ये डर किस चीज़ का था? खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। ये इसी बात का डर था। छुट्टियां बीतती जा रही थी लेकिन वो होमवर्क नहीं किया था। तो जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी ना बताते, मन में हिसाब लगाते, मतलब कम से कम 200 सवाल छुट्टियों में दिए जाते थे, 200 क्वेश्चन मैथ में। तो वो हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज़ निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे, 20 दिन में 200 हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। जब ऐसा सोचते थे तब छुट्टियों का 1 महीना बाकी रहता था। एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते और वो 10 दिन और निकल जाते थे। अब बचते थे केवल 20 दिन। तो स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज़ निकाले जा सकते हैं कि अब 10 सवाल रोज़ निकालने की जगह ये 15 भी आसानी से रोज़ निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती।
छुट्टियाँ कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे लगने लगते, ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप गया जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते मतलब जैसे जैसे छुट्टियाँ कम होने लगती, स्कूल का भय भी बढ़ने लगता, क्योंकि होमवर्क अभी तक किया नहीं। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते कि कोई बात नहीं, छुट्टियों में खेल कूद करो, स्कूल का काम करो ना करो, मास्टर मतलब कोई बात नहीं, पिटी तो लेंगे। तो पिटाई को वो इससे सस्ता समझते थे कि पिटना अच्छा है स्कूल का काम करने से। तो हम जो पिटाई से बहुत डरा करते, उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते कि हम जो पिटाई से डरते थे तो हम भी उन बहादुरों की तरह ही सोचने लगते थे कि चलो कोई बात नहीं, होमवर्क नहीं हुआ तो क्या हुआ, टीचर से मार खा लेंगे। तो ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। एक ओमा नाम का जो बच्चा था, करे हुए हमारा सबसे बड़ा नेता वही हुआ करता था, क्योंकि उसका काम यही होता था, होमवर्क करना नहीं और टीचर से बस पिट लेना। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। हम सब उसके बारे में सोचते कि हम में से जितने भी हम दोस्त थे, उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे और कोई भी उस जैसा बनने को तैयार नहीं था। मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ होमवर्क कर ही लेते थे। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। वो जो ओमा नाम का जो बच्चा था, वो कह रहे हैं कि वो कैसा था, वो गालियाँ भी देता था, मार पिटाई का भी ढंग उसका बिल्कुल अलग था, और उसकी शक्ल सूरत भी कैसी थी, सबसे अलग थी। हाँ, और उसकी शक्ल सूरत कैसी थी, हांडी जितना बड़ा सिर, उसके ठिगने 4 बालिश के शरीर पर, मतलब ठिगना था। उसकी जो हाइट थी वो बहुत कम थी और उसका सर जो था वो बहुत बड़ा था। और बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो, कैसा लग रहा था, जैसे कि बिल्ली के जो बच्चा है उसके माथे पर किसी ने तरबूज रख दिया हो, ऐसा उसका क्या था, शरीर दिखाई देता था। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँखों वाला, जैसे नारियल की आँखें होती हैं, नारियल के ऊपर जो 3 आँखें सी आपको दिखाई देती हैं, तो नारियल की सी आँखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। लड़ाई में हाथ पाँव नहीं, सिर से किया करता। तब वो लड़ाई में हाथ पैर नहीं चलाता था, बल्कि अपना उसका सर भारी था तो सिर से किया करता था। जब सांड की भांति फुंकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगने दुगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही ना तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने क्या रखा था, रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल, जैसे रेल उस समय तो किससे चलती थी, उस ज़माने में कोयले से, तो इंजन की भांति बड़ा और भयंकर तो था ही। उसका जो सर था ना, वो किसका तरह था, रेल उसी से, जैसे जो कोयले से जो चलने वाली रेल होती थी, उसका जो इंजन होता था उसकी तरह उसका भी सर भयंकर और बहुत ही बड़ा था। तो अब क्या हुआ कि हमारा स्कूल, वो कह रहे हैं कि बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे। कैसा था स्कूल, कह रहे हमारा स्कूल जो था वो बहुत छोटा था। और कितने कमरे थे, छोटे छोटे, उसमें 9 कमरे थे। और अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे, जैसे अंग्रेजी में एच की बना होता है ना, ऐसे ही वो कमरे बने थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसने के दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी लटकी। चिक क्या होती है, जो अब आजकल पढ़ते या उस टाइप के होते, पहले चिक टाइप की होती थी। तो स्कूल की प्रेयर के समय में बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद कौन थे, ये पीटी, जिसको हम पीटीआई सर कहते हैं ना, तो पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो,
सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते। उन पीटी जो हमारे टीचर थे उनसे बहुत डरते थे। उसके डरने का क्या कारण था? क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा ना सुना था। मतलब उन जैसा कोई भी इतना सख्त अध्यापक, जिसको हम कहते हैं ना बहुत ही कैसे हैं टीचर, बहुत ज़्यादा सख्त हैं। तो अब वो उनकी तरह किसी ने नहीं देखा था, तो इसलिए उनसे सब डरते थे। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। मतलब उसकी तो पिटाई अच्छी तरह से हो ही जाती थी। तो इसमें खाल खींचने का मुहावरा भी जैसे फिट बैठ जाता था। तो अब क्या होता था, परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। लेकिन जो शर्मा जी थे, जो हेडमास्टर थे, वो पीटीआई सर के एकदम अपोजिट स्वभाव वाले थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। मतलब जो 5th क्लास और 8th क्लास की को इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता था उसे वो खुद पढ़ाते थे। और हमारे में से किसी को भी याद ना था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। मतलब एक चमड़ी उधेड़ना क्या है, एक मुहावरा है, और मतलब बहुत ज़्यादा पीटते हुए उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा। मतलब वो शर्मा जो सर थे, जो हेडमास्टर थे, उनको कभी भी किसी ने पढ़ाते समय किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा पीटते हुए नहीं देखा था। और वो क्या करते थे, अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते। अगर उन्हें कभी बहुत गुस्सा भी आता था हेडमास्टर सर को, तो बस वो केवल उनकी आंखें जल्दी जल्दी झपकती थी और अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, एक हल्का सा उंगलियों से गाल पर केवल एक चपत, मतलब एक चांटा हल्का सा, बस वो रख देते थे, गाल पर मार देते। तो मेरे जैसे, और यदि वो गाल पर मार देते करें तो मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। मतलब उनका जो थप्पड़ खा करके भी बच्चे हंस देते थे। क्यों हंस देते थे कि वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती। तब वो चपत भी उनको, वो जो चाटा हल्का सा पड़ता था, वो भी उनको भाई भीखे की नमकीन जैसी पापड़ी व जैसी मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। उस ज़माने में 1 पैसे की 2 आ जाए। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह ना थी जहाँ खुशी से भागे जाएं। तब भी उस टाइम हमारे लिए स्कूल एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हम खुशी से दौड़ते हुए जाएं। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक, अतः कक्षा 1 से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। केवल 5-7 लड़के ऐसे थे जो खुशी खुशी स्कूल जाते थे, बाकी हम सब रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता था। लेकिन कभी कभी स्कूल क्या होता था, अच्छा भी लगने लगता था। कब अच्छा लगता था? जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती। और क्या होता था, जो झंडियाँ थी वो हवा में लहराती थी और लहरा करके क्या होता था, फड़फड़ाती थी। तो झंडियाँ हवा में लहराती फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। तब हमें स्कूल जाना अच्छा लगता था। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते, कहते शाबाश। जो पीटीआई सर थे, जो हमेशा खाल खींचने को तैयार रहते थे, जब स्काउटिंग का अभ्यास होता था तब जब वो शाबाशी देते थे तब हमें स्कूल जाना अच्छा लगता था। और वेल बिगिन अगेन 1 2 3 हैं 3 2 1 उनकी एक शाबाश हमको कह रहे हैं ऐसी लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। जैसे हमने आर्मी के या फौज के सभी जितने भी मेडल हैं ना, वो तमगे में सारे मेडल हमने जीत लिए हों। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड मतलब जो जितने भी गुड मिले हों
उनसे अधिक मूल्यवान लगने लगती। और कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती। कहते हैं ना, भय बिन होत न प्रीत। तो यह ऐसा भी है कि आपको रोज़ फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो ये चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी हुआ करती। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे क्या थे, धनाढ़ लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो जो तब 1-2 रुपये में आ जाया करती थी, तो शायद इसी बहाने पढ़ाई 3री-4थी श्रेणी में ही छूट जाती। मतलब हमारे घर वालों को ये एक बहाना मिल जाता कि पढ़ाई छुड़वाने का। तो शर्मा जी की वजह से वो कह रहे हैं कि वो पुरानी किताबें मिलाकर दे देते थे, तो इससे हमारी जो पढ़ाई थी वो चलती रहे। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपये साल में ही खर्च हुआ करते, परंतु उस ज़माने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता और 2 रुपये में 1 मन गंदम ना। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। मतलब गरीब घर के या मध्यम वर्गीय बच्चे जो थे वो उस समय स्कूल नहीं जा पाते थे। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था, परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता। कौन सी गंध आती थी? उस क्लास में जो भी टीचर पढ़ाते थे। इसका ठीक कारण तो कह रहे हैं मुझे कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि अतः इस अनिच्छा का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी के कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय। किस बात का डर होता था कि आगे की जो पढ़ाई है तो अब स्तर बढ़ गया तो वो मुश्किल हो गई, और जो अब मुश्किल हो गई और जो ऊपर वाले जो टीचर्स होते हैं, जो सीनियर क्लासेस के होते हैं, उनकी मारपीट का भय। ये 2 चीज़ें थी जो मेरे अंदर पढ़ाई के प्रति मेरे अंदर एक अरुचि पैदा करती थी, मतलब मेरी रुचि को ख़त्म करती थी। और कहीं क्या होता था, भीतर कौन सा मुश्किल में मतलब मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टर की मारपीट का भय जो था वो कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। सभी तो नए ना होते थे, मतलब सभी टीचर तो कह रहे हैं कि नए नहीं होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे, जो निचली क्लासेस में नहीं पढ़ाते थे। कुछ तो ऐसे होते थे। कुछ ऐसी ही भावना थी कि अधिक अध्यापक 1 साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हरफन मौला हो गए। मतलब अभी 6 पास करके 7th क्लास में ही आए थे कि टीचर्स को लगने लगता था जैसे वो 7th में बिल्कुल आकर के बिल्कुल क्या हो गए हों, हरफन मौला, मतलब हर चीज़ में माहिर हो गए हों। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते, यदि हम टीचर्स की उम्मीदों पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते, मतलब मार पीटने को हमेशा तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कापियों की गंध से ही नहीं, केवल जो पुरानी किताबें कापी थी उनकी गंध से ही नहीं, बल्कि बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती। मतलब स्कूल के गेट के अंदर घुसने का बिल्कुल ही मन ही नहीं होता था। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा था, लेकिन कुछ 1-2 कारण ऐसे थे जिनकी वजह से स्कूल अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह से ली विसिल से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर
दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते, अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हों, फौजी जवान। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेज़ों ने 1923 में क्या कर दिया था, अंग्रेज़ों ने उसको गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाई केनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी। फिर भी राजा के ना रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांवों से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। मतलब जो विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसके लिए जो सैनिकों की ज़रूरत थी उसमें अंग्रेजी सरकार ज़बरदस्ती लड़कों को क्या कर रही थी, शामिल कर रही थी, तो भर्ती कर रही थी। तो वो लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा जो रियासत का जो था मालिक राजा था उसका बेटा बाहर पढ़ रहा था, इसलिए वो उस रियासत के लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ पर भर्ती नहीं कर पा रही थी। लोगों को फ़ौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फ़ौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। उनका एक गाना अभी भी याद है, जब वो उनको गा गा करके कि फ़ौज में आओगे तो क्या क्या सुख मिलेगा, क्या क्या सुविधाएँ मिलेंगी, ये सब बता बता करके क्या करते थे कि लोगों को उत्साह उनके अंदर जगाने का प्रयास करते थे। तो वो क्या गाते थे, और जो नौटंकी वाले उनके साथ होते थे, किसके साथ, उन अंग्रेज़ों के साथ जो हिंदुस्तानियों को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार कर रहे थे, सैनिकों को की भर्ती कर रहे थे। तो वो कहते थे कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियाँ जो जोकर देखते हैं ना हम उसमें, तो ऐसे ही टाइप के होते थे। कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियाँ पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने वो क्या गाते थे, भर्ती हो जा रे रंग रूट, भर्ती हो जा रे, अठे मिले से तीतर टूटे लीतर, मतलब अठे मिले से टूटे लीतर, उठे मिलिंदे मतलब इधर आओगे तो तुम्हारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पुराने जो तुम्हारे खस्ता हाल जो जूते हैं वो तुम्हारे यहाँ पर जो भी टूटे हुए जूते हैं वो हट करके क्या मिलेंगे, मिलेंदे बूट, यहाँ पर बूट मिलेंगे। भर्ती हो जा रे रंग बूट, हो जा रे रंग बूट, अठे महल से फटे पुराने उठे मिलेंगे सूट। तो यहाँ पर जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो ना वो हट करके तुम्हारे उनको नए नए कपड़े भी मिलेंगे। अब क्या होता है, भर्ती हो जा रे रंग बूट, हो जा रे रंग बूट। तो ये कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं, इसका पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट आपको अगले उसमें मिलेगा। तो ये शेयर आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले सब्सक्राइब करें।